Assalamu alaikum. I hope I'm audible. Okay, great. Thank you, Dua. Thank you, Asim. Great, great, great. Okay, so do we have Fatima? And there were a lot of students who contacted me yesterday. So I hope जिन लोगों ने ये पूछा था कि क्या हम प्रैक्टिस करेंगे आज या नहीं. सो आई नो आप लोगों की ग्रिप एंड आई मस्ट मेंशन कि आप लोगों का यू आर वेरी प्रॉमिसिंग आप लोगों के जो स्कोर है और जो अंडरस्टैंडिंग है दैट इज़ वेरी पॉजिटिव. आप लोगों का इंशाल्लाह दिस इन द कमिंग अटेम्प्ट आई एम सो होपफुल यू ऑल विल क्लियर बिकॉज आप लोगों के तो कॉन्सेप्ट्स वगैरह बहुत अच्छे हैं एंड द मार्क्स यू गाइस शेयर्ड इसमें कुछ थोड़ी सी आई थिंक मेहनत की ज़रूरत होगी एंड यू ऑल आर गोइंग टू क्लियर इट इन योर नेक्स्ट अटेम्प्ट. येस एंड नाउ कटिंग इट शॉर्ट. हमारा इंशाल्लाह अब देखें आई नो आई अंडरस्टैंड आप लोगों के सारे कॉन्सेप्ट्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग बिल्ड हुए हुए हैं बट फॉर मी टू प्रोग्रेस कि आप लोगों को प्रैक्टिस कराने से पहले मुझे भी थोड़ा सा टोन सेटअप करनी है. सो प्लीज़ बेयर विद मी. इंशाल्लाह आई एम प्लानिंग कि बाय ड्यूरिंग दिस वीक ही हम सोर्स ऑफ इनकम जो है वो स्टार्ट कर देंगे इन हेड्स ऑफ इनकम. तो इंशाल्लाह आप बस थोड़ा सा इसको देखें बिकॉज पर्सनस की डेफिनेशन को अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है. रेजिडेंशियल स्टेटस अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है. टैक्स ईयर इतना आपका रिपीटेडली आएगा इन दी क्वेश्चंस कि इट वुडंट बी फेयर कि अगर जो है ना हमारा ये चीज़ मिस आउट हो जाए बाय एनी मींस. सो आई होप आप लोगों के लिए यूज़फुल होगा. यस्टरडे समवन मेंशन कि कैमरा की कोई इशू आ रहा था. आज तो स्क्रीन डबल नहीं हुई हुई. जस्ट कंफर्म प्लीज़. युसरा बिकॉज मैंने एक पोल लिया था जस्ट बिफोर माय क्लास कि विच पोर्शन सीम्स अ लिटिल डिफ़िकल्ट. अच्छा स्क्रीन ब्लैक है बट मैं पूछ रही थी कैमरा आप लोगों को कहीं डबल स्क्रीन तो कल कवर हुआ हुआ था पूरा टेक्स्ट ही विद माय पिक्चर. तो मैंने कहा मैं आज पहले ही पूछ लूँ. आई एम जस्ट शेयरिंग इट. हाँ सो रिप्लाइंग टू युसरा सेल्स टैक्स के लिए ये है कि हम साइड बाय साइड लेकर चलते हैं पहले बिकॉज इट्स अ 6 days क्लास. तो मैं इसको सोच रही हूँ कि जब पेस बिल्डअप हो जाए हम जब सैलरी वगैरह के हेड पे चले जाएंगे हमारी थोड़ा सा ये कॉन्सेप्ट बिल्डिंग हो जाएगी तो पैरेलल आई विल ट्राई कि मैं फ्राइडे सैटरडे जो है आप लोगों को सेल्स टैक्स कवर करा दूँ एंड वीक डेज में इनकम टैक्स. बट सिंस वेटेज थोड़ी सी ज़्यादा इनकम की थी तो आई हैड टू स्टार्ट विद दिस. ओके सो जस्ट अगैन बिल्डिंग द पेस ऑफ इट. अभी जो है हम मैं स्क्रीन शेयर करने लगी हूँ. इट विल अगैन बी अ लिटिल रिपीटेटिव फॉर यू गाइस क्योंकि कल हमारा थोड़ा सा बीच में रह गया था एंड इट वाज द फर्स्ट डे. एक्सपेन भी थोड़ा सा तंग कर रहा था मुझे. सो लेट्स स्टार्ट टुडेज लेक्चर. पेस थोड़ी थोड़ी बिल्ड हो जाएगी बट यू हैव टू बेयर विद मी. इंशाल्लाह we'll end up with something better. अच्छा जी. So I hope the screen is visible to you. सो यस्टरडे हम लोगों ने जो थोड़ा सा टच बेस किया था वो ये था कि जी नॉर्मल टैक्स ईयर क्या होता है. इट्स अ पीरियड ऑफ 12 months विच एंड्स ऑन 30th June एंड इट इज़ डिनोटेड बाय द कैलेंडर ईयर इन विच द सेट डेट फॉल्स. एंड उसके लिए रेलिवेंट अकाउंटिंग पीरियड आप लोगों को डिनोटेड बाय कैलेंडर ईयर जो आपको मैक्सिमम क्वेश्चंस जो अगर आप पास्ट पेपर्स चेक करें तो इसी तरह के आपको एमसीक्यूज आए हुए हैं कि आप लोगों से पूछा जा रहा है जी कि आप हमें बताएं कि दिस इज़ द काउंटिंग पीरियड व्हाट इज़ द टैक्स ईयर. तो आप लोग यू डिड रियली वेल. आप लोगों को इसकी बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है एंड देन देयर कैन कम अ क्वेश्चन जिसमें वो आपसे टैक्स ईयर का नॉर्मल पीरियड इंक्वायर कर लें कि अगर टैक्स ईयर 2026 है तो उसमें नॉर्मल पीरियड
क्या होगा, एंड आई होप कि आप लोगों को इसका आइडिया होगा। आई विश कि आप लोग अपनी जो है वो इसका जो है वो चेक कर लें कि नॉर्मल टैक्स पीरियड इज़ July 25 to June 2026। ओके। अभी हम लोगों का ये नॉर्मल टैक्स ईयर, हम इसको नॉर्मल टैक्स ईयर क्यों कह रहे हैं, मैंने आप लोगों को कॉन्टेक्स्ट थोड़ा सा दिया था कि पाकिस्तान का जो टैक्स पीरियड है, जो एज हमारी जो गवर्नमेंट है वो पीरियड फॉलो कर रही है फ्रॉम जुलाई टू जून। तो कोई भी एंटिटी, कोई भी क्लास ऑफ पर्सन्स को भी हमने कल डिस्कस किया था, एंड अगैन टुडे विल डिस्कस इन डिटेल। जो हमारा पीरियड है वो है जुलाई टू जून फॉर पाकिस्तान एंड ऑल द एंटिटीज हु हैव द सेम अकाउंटिंग पीरियड। हम उसके टैक्स ईयर को कहेंगे इट्स अ नॉर्मल टैक्स ईयर। बट व्हाट इफ कोई एंटिटी आती है और वो कहती है कि भाई मेरे प्रॉफिट्स जो हैं वो तो ज़्यादा हैवी हो जाते हैं जून में, एंड यू नो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स जो इसके बिहाइंड है। इंशाल्लाह व्हेन यू विल प्रोग्रेस इवन इन द क्लास, और आप लोग को तो इसका आइडिया भी हो गया होगा, आप लोगों ने कंपटीशन वगैरह तो की होगी, इसका बहुत टैक्स एडवाइजरी होती है, इसका बिहाइंड इट देयर इज़ अ बिग लॉजिक मैनी टाइम्स। तो एंटिटीज़ जो हैं वो प्रेफर करती हैं कि हमारा जो अकाउंटिंग पीरियड है, आप लोगों ने रिपोर्टिंग भी पढ़ी होगी, तो रिपोर्टिंग में भी आपने देखा होगा कि आप एफएस जो वगैरह जो बनाते हैं दैट इज़ मेनली कोई दिसंबर का ईयर एंड होता है, कोई सितंबर का ईयर एंड होता है। तो आप कहेंगे कि फिर उस वाले अकाउंटिंग पीरियड को क्या कहेंगे जो नॉर्मल नहीं होगा, यानी कि जो नॉर्मल टैक्स पीरियड में फॉल नहीं करेगा। एवरीथिंग डजेंट हैज़ टू बी नॉर्मल, तो उसको हम कहेंगे जी ये वो स्पेशल टैक्स ईयर होगा। और जो स्पेशल टैक्स ईयर होता है उसके लिए आपको जो है वो डिफाइन किया है कि वेन एवर अ पर्सन इनकम ईयर इज़ डिफरेंट फ्रॉम द नॉर्मल टैक्स ईयर, यानी कि कोई भी टैक्स पीरियड जो जुलाई से लेकर जून के 12 मंथ्स को रिफ्लेक्ट नहीं करेगा, उसके 12 महीने जो हैं वो स्प्रेड नहीं हुए होंगे जुलाई टू जून, वो जो है उसके लिए वो पर्सन, दैट कैन बी एन इंडिविजुअल, दैट कैन बी एन एओपी। खैर इंडिविजुअल के लिए तो सैलरी मोस्टली होती है, या सोल प्रोप्राइटरशिप अगर वो कर रहा है तो देन दैट इज़ अनदर केस। अदर देन सैलरीड क्लास, पर इंडिविजुअल्स में मैं जो बात करूँगी एक्सक्लूडिंग द सैलरीड क्लास, द रेस्ट ऑफ द पर्सनस दे कैन रिक्वेस्ट द कमिश्नर, or commissioner will allow that person by an order to use a 12 months period different from the normal tax year। ठीक है, आपका नॉर्मल टैक्स ईयर कहाँ है, जुलाई टू जून। और अगर कोई बंदा कह रहा है कि जी मुझे तो चाहिए फ्रॉम 1 अक्टूबर टू 30 सितंबर, मुझे चाहिए फ्रॉम जनवरी टू दिसंबर, मुझे चाहिए फ्रॉम 1 अप्रैल टू 31 मार्च, तो उसका प्रोसीजर हमें टैक्स लॉज में बता दिया गया है कि उसका प्रोसीजर विल कम इन द नेक्स्ट पोर्शन। लेकिन उसका जो अलाउ कौन करेगा इस चीज़ को, उसकी परमिशन कौन देगा, वो कमिश्नर होगा, और उसके लिए वो एक ऑर्डर पास करेगा कि नाउ दैट पर्सन इज़ अलाउड टू यूज़ अ डिफरेंट टैक्स पीरियड। ओके। अच्छा, फिर क्या है जी कि सच इनकम ईयर और सच पीरियड शेल बी दैट पर्सन स्पेशल टैक्स ईयर। तो अगर नॉर्मल के वो जो डिनोशन है जुलाई टू जून, उसके अलावा वाला कोई भी टैक्स पीरियड अगर आपको नज़र आ रहा है तो दैट विल बी अ स्पेशल टैक्स ईयर। सही है। अब बात आती है कि टैक्स ईयर का तो अभी आपने इतना ज़्यादा प्रैक्टिस करा दी है कि जी ये टैक्स ईयर इस तरह से, इसकी डेट ये होती है, उसकी डेट ये होती है। तो जब स्पेशल टैक्स ईयर जुलाई टू जून में फॉल नहीं कर रहा है, तो फिर अगर कोई 1 अप्रैल से 31 मार्च वाली कंपनी है, कोई 1 जनवरी से 31 दिसंबर वाली कंपनी है, उसका क्या सीन होगा। उसके लिए आपके पास वो कह रहा है कि द टैक्स ईयर ऑफ दैट एंटिटी विच इज़ यूजिंग अ स्पेशल टैक्स ईयर शेल बी डिनोटेड बाय द कैलेंडर ईयर relevant to the normal tax year in which the closing date of the special tax year falls। ठीक है। इफ़ यू रीड इट अगैन एंड अगैन, आपको इसकी उर्दू में तर्जुमा कर करके भी द कॉन्टेक्स्ट जो समझ आता है इस बात का वो यही है कि अब जिस मंथ में मैं कह रही हूँ कि जी 1 मार्च 2026, 1 अप्रैल 2026 से लेकर 31 मार्च 2027 तक, ठीक है। तो वेयर डज इट फॉल, इट फॉल्स बिटवीन द नॉर्मल टैक्स ईयर जून से जुलाई से जून वाला, 2027 वाला, तो उसका टैक्स ईयर होगा 2027। ठीक है। फिर कोई एंटिटी है विच इज़ फॉलोइंग
फर्स्ट अक्टूबर से 2026 से ले 2025 चलो कर लो, फर्स्ट अक्टूबर 2025 से लेकर 30th सितंबर 2026 वाला, तो उसका टैक्स ईयर क्या होगा? उसका टैक्स ईयर होगा 2026, ठीक है, 25 to 26। उसकी जो की है वो ये है कि अगर कोई भी एंटिटी है जिसका पीरियड एंड हो रहा है बिटवीन जनवरी टू जून, तो उस मंथ, उस जनवरी टू जून के बीच में, जैसे अगर मैं कह रही हूँ कि फर्स्ट अप्रैल से लेके 31 मार्च वाला जो है, तो 31 मार्च 2026 में, यानी कि इस साल के अभी जिन एंटिटीज़ का ईयर एंड हुआ था 31 मार्च 2026 में, तो वो किसके बीच में फॉल कर रहा है, किस टैक्स ईयर के बीच में फॉल कर रहा है? वो टैक्स ईयर 2026 के बीच में फॉल कर रहा है, क्योंकि उसका कैलेंडर ईयर जो है वो 2026 है। अब जो एंटिटी थी जिसका टैक्स ईयर स्टार्ट हो रहा है फ्रॉम 1 अक्टूबर टू 30th सितंबर 2026, उसका कैलेंडर ईयर, उसका पीरियड किस महीनों के दरमियान में एंड हो रहा है? जुलाई टू दिसंबर। तो जुलाई टू दिसंबर फॉर 2027, ठीक है। इसके लिए हम थोड़ा सा प्रैक्टिस करते हैं। अभी ये वाला जो सिनेरियो है स्पेशल टैक्स के लिए, अब इसमें क्या होता है कि एक तो एंटिटी खुद ऑर्डर ले कमिश्नर को राइट करे, एन एप्लीकेशन ड्राफ्ट करे, सबमिट करे, कमिश्नर को आप कन्विंस करें, कमिश्नर इंश्योर करे कि कंपेलिंग नीड है, एंड देन ही इज़ गोइंग टू अलाउ यू, ग्रांट यू द परमिशन। एक तो कमिश्नर हो गया। दूसरी जो हमारे पास एक सिनेरियो बनता है वो ये है कि एट टाइम्स हमें बोर्ड जो है, कंपनीज जो होती है ना, जैसे क्लास ऑफ कंपनीज है, फॉर इंस्टेंस सारे टैक्स के जो सारे टैक्स कह रही हूँ, फॉर इंस्टेंस सारे जो हमारे ये आई कैप के एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं, एकेडमिक इंस्टीट्यूट्स हैं, रेट्स हैं, ये सारे इकट्ठा हो जाएं और चले जाएं टू द कमिश्नर और उनसे रिक्वेस्ट करें जी एज अ क्लास ऑफ पर्सन। तो उसके लिए क्या होगा? उसके लिए आपका जो बोर्ड है ना, FBR, दे आर गोइंग टू परमिट दैट होल क्लास ऑफ पर्सन्स कि वो अपना एक स्पेशल टैक्स ईयर जो वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं वो उसको चूज़ कर लें। वो कहें कि जी हमें ना जून सूट करता है, क्योंकि जून में हमारा जो है वो क्लासेस स्टार्ट हो जाती हैं, बहुत हैवी आ जाती है जी, इंडक्शन फ्रॉम फाइनलिस्ट्स, फिर हमारा हर क्वार्टर में, तो दे कैन चूज़ अ डिफरेंट ईयर एंड आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल जिससे आप लोग रिलेट कर सकें। इंशाल्लाह व्हेन यू विल प्रोग्रेस, आपको तो और भी ज़्यादा सेक्टर्स के बारे में फेमिलियरिटी हो जाएंगी एंड यू आर गोइंग टू कनेक्ट विद इट मच बेटर। लेकिन अभी मैंने आपको एग्जांपल ये इसलिए दी बिकॉज यू गाइज आर फेमिलियर विद देयर इनकम स्ट्रीम। तो ये मोस्टली इनकम स्ट्रीम के ऊपर और प्रॉफिट उसके ऊपर ज़्यादा ये चीज़ रिलाई कर रही होती है, ठीक है। सो इसी तरह जिस तरह मैंने आपको रैट्स की एग्जांपल दी है, आई के आपने अपनी स्टडी टेक्स्ट में ही जो है आपको कुछ क्लास ऑफ पर्सन्स मेंशन करके दिए हैं कि जैसे जो शुगर मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं उनका जो पीरियड एंड है वो है फ्रॉम 1 अक्टूबर टू 30th सितंबर, ठीक है। तो शुगर कंपनीज हो गई हैं। फिर राइस एक्सपोर्टर्स जो हैं उनकी 1 जनवरी टू 31 दिसंबर होती है। बैंकिंग की 1 जनवरी टू 31, एंड इंश्योरेंस कंपनीज, यस। अब ये बैंकिंग ऑर्डिनेंस के अंदर इन्होंने ये चीज़ फिक्स की हुई है, और ये मतलब उनका जो अपना ऑर्डिनेंस है ना, अगर आप लोग इंशाल्लाह जब फाइनल में जाओगे तो यू विल रीड इट इन द पर्टिकुलर ऑर्डिनेंसेस एज वेल, कि वहाँ पर ये चीज़ मेंशन हुई हुई है कि इनके जो है ना टैक्स ईयर्स कौन कौन से हैं, ओके। ओके, फिर उसके बाद जस्ट एन एक्टिविटी, लेट्स सपोज कि हमारा जो है वो स्पेशल टैक्स ईयर इट इज़ एंडिंग ऑन 30th सितंबर 2026। सो डू वी हैव एनी वॉलंटियर हेयर जो हमें बताए कि इसका टैक्स ईयर क्या होगा, बिकॉज ये सितंबर 2026 में एंड हो रहा है। उप्स, सॉरी, मैंने तो सारा वही आउट कर दिया। लेट मी जस्ट शो इट आपको ऐसे ही करके, ठीक है। लेट्स, मैं आपको बस एग्जांपल ही दे देती हूँ कि 1 अक्टूबर टू 30th सितंबर मैंने आप लोगों के लिए एक ग्रिड सी बनाई थी कि भाई एंडिंग ऑन सितंबर 2026। सो इन दिस केस इसका टैक्स ईयर क्या होना चाहिए? आई होप आप लोग अपने चैट बॉक्स में मेंशन कर रहे होंगे।
तो इसका जो है वो टैक्स ईयर क्या होना चाहिए, 2027। ठीक है। फिर उसके बाद अगर हम कहें इस चीज़ को कि दिसंबर 2025, तो इसका टैक्स ईयर क्या होना चाहिए, इट विल बी डिनोटेड बाय द नेक्स्ट ईयर। इसका भी टैक्स ईयर जो होगा ना वो 2026 होगा। एंड सेम गोज फॉर दी बैंकिंग एंड इंश्योरेंस कंपनीज। फिर उसके बाद एक और चीज़ है कि नॉर्मल से तो स्पेशल बंदा बन गया, द पर्सन आई मीन, बंदे से आई मीन द पर्सन, उसने रिक्वेस्ट कर ली कि मैंने स्पेशल टैक्स ईयर चूज करना है। कैन ही चूज फ्रॉम स्पेशल टू नॉर्मल? सो यस, सिमिलर एप्लीकेशन देगा फ्रॉम स्पेशल टू नॉर्मल जाने के लिए। कमिश्नर को अगर लगा कि इट्स अ कंपेलिंग नीड, तो द कमिश्नर विल ऑल्सो allow the person to use a special tax year। ठीक है। Let me just now switch to the ordinance. Ordinance कह रही हूँ, the other thing, your tax year। मैम, there's a trick that अगर नॉर्मल के अलावा हो तो ये देखें कि नेक्स्ट 30 जून कब आ रहा है। जिस साल में आ रहा हो वही टैक्स ईयर होगा। आई थिंक सो। आपका आप सही कह रहे हैं, देयर इज़ अ ट्रिक दैट अगर नॉर्मल के अलावा हो तो ये देखें कि नेक्स्ट 30 जून कब आ रहा है। जी यही बात, यही है कि आपका किस में फॉल कर रहा है आपका ईयर एंड। आपका जो 30 सितंबर है, तो 30 सितंबर वाले पीरियड में कौन सा टैक्स ईयर चल रहा होगा? वो उस साल का कैलेंडर ईयर नहीं होगा, वो नेक्स्ट कैलेंडर ईयर होगा। यू हैव टू आइडेंटिफाई द नॉर्मल टैक्स पीरियड। आपने दोनों उसको नॉर्मल टैक्स पीरियड आइडेंटिफाई करने। कंपेलिंग नीड यानी कि वो कहे कि भाई मैं तो अभी आया हूँ और मुझे पता चला है कि इंडस्ट्री में जो एक प्रैक्टिस है, मतलब फॉर इंस्टेंस अगर यहाँ राइस एक्सपोर्टर है, शुगर मिल्स वालों को दी हुई है, अगर स्टील मैन्युफैक्चरर्स आ जाते हैं, ठीक है, एक नई स्टील कंपनी आ जाती है एंड दे से कि भाई मेरे तो साथ के बाकी सारे जो हैं उन्होंने ये वाला टैक्स पीरियड यूज़ किया हुआ है, एंड देन दे गेट बेटर प्रॉफिट्स, क्योंकि वो सेल उस वक्त, आप लोग जब पढ़ोगे इसको, टैक्स एडवाइजरी वगैरह होती है जिसके अंदर दे असरटेन, तो उसमें फिर वो कंपेलिंग नीड आप अपनी शो करते हैं, आप अपनी रीजनिंग बताते हैं कि किस तरह आप इसको कंपेलिंग नीड के अंदर आपके डेफिनेटली एक्सपेंसेस, आपके किस तरह आपको लॉसेस में जा रहे हैं आप लोग बिकॉज ऑफ द टैक्स रेट्स। अच्छा, मैंने कल आप लोगों को एक बात बताई थी कि टैक्स जो एप्लीकेबिलिटी है वो उसके ऊपर जो स्कोप ऑफ टैक्स है उसके अंदर एक चीज़ आ रही थी कि आपने जो है वो टैक्स रेट्स अप्लाई करने हैं। टैक्स ईयर से क्या मतलब, फ़ायदा क्या होता है ये, कि ये इसको फ़ायदा क्या होगा, अब आप लोग सोचें। उसमें मैंने आपको एक चीज़ दिखाई थी कि टैक्स रेट्स का एक स्केड्यूल होता है, स्केड्यूल 1 ऑफ एफबीआर। ये हर नॉर्मल टैक्स ईयर के पीरियड में 30 जून के बाद अभी जो रेट्स चल रहे हैं वो रिवाइज होते हैं फ्रॉम 1 जुलाई 2026 टू 30 जुलाई 2027, जून 2027 के लिए जो टैक्स रेट्स होंगे ना, दे आर दे विल बी डिफरेंट एज कम्पेयर टू जो अभी टैक्स ईयर 2026 के चल रहे थे। तो फ़ायदा उन्हें ये होता है कि दे कैन ऑप्टेन, ऑफ कोर्स दे माइट नॉट राइट इट, दे एक तो लैंग्वेज डिफरेंट होती है और आपको बहुत प्रोफेशनल एंड वेरी सेंसिबल, जो मेजॉरिटी केसेस में ये होता है कि दे वांट टू टेक द बेनिफिट ऑफ द रिड्यूस टैक्स रेट्स। ठीक है, कि वो चाहते हैं कि भाई चेंज चेंज आने से पहले पहले वाला मेरा टैक्स पीरियड हो जाए। स्पेशल टू नॉर्मल आने के लिए तो सबसे बड़ा रीज़न मुझे जो समझ आता है वो यही होता है कि भाई आई वांट टू अवेल दी जो स्मॉलेस्ट टैक्स का रेट होगा ना, मैं वो अवेल करना चाहता हूँ। ठीक हो गया। और क्या रीज़न होता है कि टैक्स अभी टैक्स ईयर 2027 आएगा, अभी जाहिर सी बात है आपको पाकिस्तान के हालात पता है, दे वांट टू कलेक्ट मोर रेवेन्यू, तो दे डेफिनेटली आर गोइंग टू इंक्रीज टैक्स रेट्स। तो वो टैक्स रेट्स इंक्रीज करेंगे तो उसका इम्पैक्ट जो है दे दैट इज़ गोइंग टू दे असरटेन दिस, और वो उसकी बेसिस के ऊपर एंटिटीज़ को इस तरह सजेशंस भी मिलते हैं कि यू शुड बी गोइंग चूजिंग दिस रेट। एंड इट्स नॉट ओनली दैट फाइनल, वो जो आपने कंपनीज के लिए 29, आप लोगों ने तो अभी कंपनीज वाली पढ़ी ही नहीं है ना, सो इवन सैलरीड इंडिविजुअल की भी
हर साल रेट्स बढ़ते हैं एओपी के लिए भी। सो एक तो ये चीज़ होती है जो आप लोग अपने आप लोग के लेवल पे होता है, देन देयर इज विद होल्डिंग टैक्सेस जो आप लोगों के लिए नहीं है। आई डोंट वांट टू कंफ्यूज यू ऑन दिस, लेकिन एंटिटीज़ के ऊपर एक मिनिमम टैक्स रिजीम और फाइनल टैक्स रिजीम तो आप लोग पढ़ते हैं ना। तो वो जो टैक्स रेट्स होते हैं जो आपने कंपल्सरीली विद होल्ड, आप विद होल्डिंग चल रही होती है आपकी, वो रेट्स ना बड़े मिनिमल, इवन 0.5% का भी जो अप एंड डाउन होता है ना, दैट कॉजेज देम ह्यूज कट ओवर देयर फाइनल अर्निंग्स। तो इसका भी एक रीज़न होती है कि ये दे आर डूइंग इट दिस वे। ठीक है। ओके। सो हमने कवर कर लिया है कि स्पेशल टैक्स ईयर के लिए जो डेफिनेशन दी हुई है उन्होंने, वो हमने कवर की कि भाई स्पेशल टैक्स ईयर विल बी अ पीरियड ऑफ 12 months। बट इसके लिए उन्होंने सिनारियोज दिए हैं कि नॉर्मल टू स्पेशल में जाने के लिए और स्पेशल से नॉर्मल में जाने के लिए कमिश्नर की अथॉरिटी होती है, बट फॉर अ होल क्लास ऑफ टैक्स पेयर्स board will give them the authority. Okay, a change of tax year from normal to special granted by commissioner is subject to withdrawal if in his opinion it is no longer feasible, but not unless the person has been provided an opportunity of being heard. तो जो कमिश्नर आपको ये परमिशन दे रहा है उसी कमिश्नर के पास भी ये अथॉरिटी है कि वो आपसे जो है वो कैन यू गाइस एक्सक्यूज मी फॉर अ while please, I'll just be back.
Okay. Sorry guys for the break. आप लोगों को screen visible है? Let me just go to the chat. अच्छा. There are some messages here as well. आप लोगों को सब study, sorry, I'll reply to your queries यहाँ पर मैम please, there is a trick, अगर हाँ यहाँ तो पढ़ लिया था. Compelling need, आसिम, did it make sense जो मैंने समझाया था? आपका इसके ऊपर कोई और query है तो please बताएं. I shared a few reasons जो हो सकती हैं compelling need की. आप are you satisfied with that? फिर मैम कैन यू प्लीज़ शेयर योर प्लान ऑन हाउ आर यू प्लानिंग टू एंड दिस सिलेबस, ताकि हम भी अपना स्टडी प्लान बना लें. येस आई विल शेयर इट. मैंने आज जैसे आपको बताया है कि बाय दिस वीक आई जस्ट वांटेड टू lay a little foundation, and then I will definitely share my plan with the questions जो मैं practice कराऊंगी in each class. फर्स्ट डे पे मैं आपके साथ जो थी वो थोड़ा सा डिस्कशन में ही ज़्यादा टाइम गुजर गया, एंड वी couldn't even touch base on any question. So I shared a few queries. I shared a few MCQs with you on the WhatsApp group. I hope TPC 7 p.m. preview. I would like to share this whiteboard. Yeah, I shared it. Acha, so please excuse me, मैं इस time को बाय ये भी करूँ. Any separate group for tax discussion? Dear, we have that WhatsApp group. आप उससे you can access my contact number and you can put the questions there. आप मुझसे one to one query कर सकती हैं. ठीक है. So I hope मुझे आप लोग प्लीज चैट बॉक्स में रिप्लाई कर दें. कैन यू व्यू द स्टडी टेक्स्ट राइट नाउ अडोब पे? वी ओनली हैव हाफ एन आवर लेफ्ट. अगर मैंने आप लोग इफ यू आर स्टिल हियर, यस देयर आर 12 पार्टिसिपेंट्स. यू कैन सी दैट. ओके ग्रेट. सो सिंस आप लोग पहले से, आई डोंट हैव ग्रुप एक्सेस. नो यू, aren't you part of that WhatsApp group जो CMADZ वालों का है, जिसके अंदर इस जूम मीटिंग का लिंक शेयर होता है, एंड देन यू क्लिक देयर एंड देन यू ज्वाइन. हेरा, यू कैन आस्क द CMADZ टीम फॉर दैट. वो आपको ऐड कर लें उस व्हाट्सएप ग्रुप में, एंड देन यू कैन कांटेक्ट मी फ्रॉम देयर इन पर्सन. ठीक है. अच्छा, स्पेशल टैक्स ईयर का थोड़ा सा हमने डिस्कस कर लिया. ट्राई टू मेमोराइज ये, क्योंकि उन्होंने आप लोगों को टेक्स्ट के अंदर ही, स्टडी टेक्स्ट के अंदर मेंशन कर दिया है ना, तो दे आई जस्ट हैड अ चांस टू रिव्यू अ फ्यू ऑफ योर पास्ट पेपर्स. तो वहाँ पर जो है उन्होंने बता दिया कि हम कुछ टेस्ट कर लेते हैं फ्रॉम दिस एज वेल. कहीं कहीं पे मुझे नज़र आया था कि उन्होंने MCQs के अंदर, ऑल दो कभी कभी 2 नंबर और ये 3 नंबर भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं. तो जस्ट ट्राई टू क्रैम, जहाँ पर उन्होंने स्पेसिफिकली मेंशन कर दिया है ना कुछ रट्टे वाली चीज़ें, तो ट्राई टू क्रैम कि भाई शुगर इंडस्ट्रीज़ का टैक्स पीरियड कौन सा है और एक्सपोर्टर्स का टैक्स पीरियड कौन सा है. ठीक हो गया. हम लोगों ने ये चीज़ डिस्कस कर ली है कि कमिश्नर इज द सोल अथॉरिटी, हाउएवर द बोर्ड आल्सो हैज द अथॉरिटी टू प्रिस्क्राइब एक पूरे टैक्स ग्रुप को, पूरे क्लास ऑफ पर्सन्स को. क्लास ऑफ पर्सन्स मीन जो उस इंडस्ट्री स्पेसिफिक है, यानी कि शुगर इंडस्ट्री को इन्होंने किसने ये अथॉरिटी दी होगी. क्लास ऑफ पर्सन्स के लिए, यानी कि अगर पूरे किसी टीम ने जाना है ना, फॉर इंस्टेंस अगर आप कहें कि ये सारी जो हैं IT की जितनी कंपनीज हैं, IT कंसल्टेंट्स जितने हैं, दे हैव अ वेरी रिड्यूस्ड टैक्स रेट्स. अगर आप लोग फेमिलियर हों इस इंडस्ट्री से, तो जो जो IT कंसल्टेंट्स होते हैं, उनका बहुत काफ़ी अरसे तक, फॉर अराउंड 10-12 years दे वर नॉट टैक्स्ड एट ऑल. हालांकि दे यूज टू अर्न वेरी गुड, क्योंकि वो लोग जो सॉफ्टवेयर्स वगैरह बनाते हैं, दे सेल इट आउटसाइड पाकिस्तान, और वो दे मेड वेरी रियली गुड मनी आउट ऑफ इट. तो उनको उनको ज़ीरो टैक्स पे रखा हुआ था, बिकॉज बोर्ड ने उनको अलाउ किया हुआ था टू इनकरेज. उससे कंट्री को क्या फ़ायदा हो रहा था? फॉरेन एक्सचेंज. वो बाहर सॉफ्टवेयर्स डेवलप कर करके, या जो भी सर्विसेज थे, स्पेशलाइज्ड सर्विसेज IT रिलेटेड, वो दे रहे थे, तो उनको जो है
वो क्या कहते हैं वो फायदा कंट्री को फॉरेन एक्सचेंज पे हो रहा था, और उनको हम जो वो थे डेवलपर्स, आईटी डेवलपर्स, उनको जो है वो फिर मिल रहा था रिड्यूस टैक्स, बल्कि ज़ीरो हुई, बिल्कुल मिनिमल। फिर उनके पास 0.5 किया, 0.7 किया, एंड आई डोंट नो देयर करंट रेट राइट नाउ, बट इस तरह उनको एडवांटेजेस मिलते हैं। फिर उस तरह होती है टेलीकॉम कंपनी, अच्छा सॉरी, एक्सपोर्ट का ये होता है 31 दिसंबर, टेलीकॉम कंपनीज का भी 31 दिसंबर ही होता है। और कौन सी इंडस्ट्री रहेगी, सीमेंट इंडस्ट्री का आई थिंक 30 जून ही होता है। सो इंशाल्लाह व्हेन यू विल एंटर द इंडस्ट्री, आप लोग जब इंशाल्लाह अपने आर्टिकल्स करेंगे, या इवन आउटसाइड फर्म भी आप लोग अपने आर्टिकल्स करेंगे, तो आपको इंडस्ट्रीज की अवेयरनेस होगी, और आपको आप लोग इससे कनेक्ट कर सकेंगे कि ओके दे मस्ट बी यूजिंग अ स्पेशल टैक्स ईयर, और दे मस्ट बी यूजिंग अ और टैक्स ईयर की क्या फ़ायदा, एक और क्या रीज़न है कि टैक्स ईयर आप चेंज करा लें, तो इसका इम्पैक्ट कहाँ पर होता है। आई एक्चुअली वांट टू गो विद द सीक्वेंस ऑफ द स्टडी टेक्स्ट, लेकिन यहाँ पर अगर मैं आपको कुछ ऐसा मेंशन करना कर रही हूँ, तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो आगे कवर नहीं होगा, वो आगे भी कवर होगा। लेकिन इन टैक्स ईयर्स का एक इम्पैक्ट तो मैंने आपको बताया टैक्स रेट्स का होता है, ठीक है। इस टैक्स ईयर में फॉल कर रहे होंगे, तो इस साल वाले टैक्स रेट्स 5%। जैसे आप का जो होता है, आप लोग रेस्टोरेंट्स वगैरह जाते हैं, वहाँ पर आप देखते हैं कि कहीं पे इस्लामाबाद में इट्स आई थिंक 17%, कराची में आई रिमेंबर इट्स 15%। तो ये जो टैक्स की रिड्यूस रेट्स वगैरह होते हैं, वो अब जब नेक्स्ट अब ये आने वाला है, तो अब सुनने में आ रहा है कि जी ये टैक्स रेट्स 18 से इट माइट गो टू 19, 15 से इट माइट गो टू 16। सो नेक्स्ट टैक्स ईयर में ये एक चीज़, क्यों क्यों ये ज़रूरी है पढ़ना, कि आपको पता भी होना है इसके बारे में। और दूसरी क्या चीज़ होती है, इसकी फाइलिंग, रिटर्न फाइलिंग डेट। अब ये पीरियड तो पता चल गया है जी कि ये 12 महीने, अब इसका अल्टीमेट क्या होना है। इसका अल्टीमेट है जी कि आपने रिटर्न फाइल करनी है, और वो रिटर्न फाइलिंग डेट्स क्या होती हैं, इंडिविजुअल्स के लिए क्या होती हैं, और कंपनीज के लिए क्या होती हैं, एओपीज के लिए क्या होती हैं, दैट इज़ ऑल्सो गोइंग टू बी कवर्ड। आई डोंट वॉन्ट टू ओवरवेलम यू और बर्डन यू, लेकिन जस्ट ट्राई टू कनेक्ट कि एक टॉपिक को जब आप पढ़ेंगे, जब इंशाल्लाह व्हेन यू विल बी रिवाइजिंग इट अगेन, तो जब टैक्स ईयर पे आए, तो आपके दिमाग में फ़ौरन फ़ौरन तीन चार चीज़ें आ जानी चाहिए। इट्स नॉट ओनली कि आप बस इसी का देख देख के रट्टा मारे जाएं, और दिस इज एवरीथिंग इज़ वेरी मच इंटरलिंक्ड, ठीक है। इट्स नॉट जस्ट दिस पेज, इट्स नॉट जस्ट दिस चैप्टर, इट्स नॉट जस्ट द बेसिक कॉन्सेप्ट्स, इट्स ऑल्सो कि आपने जो है वो इस चीज़ को आपस में चीज़ों को कनेक्ट करना है, ठीक है। इधर आपको पता होना चाहिए, बट वील कनेक्ट कंप्लीटेड देयर, आप लोगों का टाइम नहीं ज़ाया करते। लेट्स मूव। इसमें एप्लीकेशन का प्रोसीजर दिया हुआ है। अ चेंज ऑफ टैक्स ईयर फ्रॉम नॉर्मल टू स्पेशल ग्रांटेड बाय इज सब्जेक्ट टू विड्रॉल। कमिश्नर जो है वो आपको मना भी, विड्रॉ भी कर सकता है अपना ओपिनियन, ठीक है, बट बाय प्रोवाइडिंग एन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, ठीक है। यहाँ पर वो अपना प्रैक्टिस बता रहा है कि जी कैसे आपका कुछ जो जो परमिशन मिली है वो वापस भी मिल सकती है, ठीक है। एन ऑर्डर फ्रॉम द कमिश्नर फॉर चेंज शैल टेक इफेक्ट फ्रॉम फर्स्ट डे ऑफ द स्पेशल टैक्स ईयर एज द केस में बी। और जिस दिन से वो चाहता है, ऐसा नहीं है कि फिर वो जिस जिस दिन से वो विड्रॉ कर रहा है, उसी दिन से फिर आपका नॉर्मल टैक्स ईयर में आप फॉल करना शुरू हो जाएंगे, या स्पेशल टैक्स ईयर वाला दिया हुआ है, नॉर्मल वाला दिया हुआ है, तो आपकी जो पूरी क्लास ऑफ एंटिटीज़ का, क्लास ऑफ पर्सन्स का जो चल रहा है, उसमें आप फॉल कर जाएंगे फिर, ठीक है। अ पर्सन डिससेटिस्फाइड विद द ऑर्डर में फाइल अ रिव्यू एप्लीकेशन विद द बोर्ड। कमिश्नर के पास अब वो नहीं जाएगा, अब वो जाएगा अपर कोर्ट के पास, ठीक है। इट्स ऑलवेज द प्रोसीजर। आप लोग मूवीज में भी देखते होंगे कि भाई अगर अभी ये छोटी कोर्ट है, इसमें वो तो लॉ है, लेकिन फॉर दिस ऑर्गेनाइजेशन, फॉर दिस इंस्टीट्यूट एज वेल, इधर भी जो टीयर्स बने हुए हैं, आई थिंक इन द कमिंग 10th पार्ट ऑफ दिस चैप्टर है, जिसके अंदर उन्होंने पूरा सीक्वेंस बताया हुआ, एंड दे हैव टोल्ड यू दैट यू डोंट हैव टू मेमोराइज इट, बट आप लोग जो है इसको समझें कि देयर इज़ अ लेवल। सबसे ऊपर बोर्ड है, उसके बाद कमिश्नर है, कमिश्नर के नीचे असिस्टेंट कमिश्नर, एंड देन देयर इज़ अ रजिस्ट्रार, एंड देयर इज़ अ होल लिस्ट ऑफ पीपल, ऑफिसर्स हैं। यू डोंट हैव टू मेमोराइज इट, बट दे हैव जस्ट शेयर्ड इट। यहाँ पर भी वो ये बता रहे हैं कि भाई जो कमिश्नर है, उसने आपको नाराज़ कर दिया है, तो यू नाउ टू whom यू विल गो टू द बोर्ड अगेंस्ट द डिसीजन ऑफ द
commissioner at the time of granting special or withdrawal of the same, the decision of the board shall be final. ठीक है, तो इस जुमले को अगर आप याद रख लेंगे कि बोर्ड का डिसीजन फाइनल है, तो आपको खुद ही याद रहेगा कि अगर कमिश्नर ने आपको नाराज़ कर दिया तो टू whom you have to go. एग्जाम्पल का आप लोगों ने बहुत दफ़ा की होगी एंड आप लोगों को समझ आई भी होगी. The normal tax year of ABC Limited was period from July 25 to June 26. On application, Commissioner granted approval to adopt special tax year of 30th September of that period. The period from 1st October to 30th September shall be the special tax year. ठीक है, ये एग्जाम्पल दी है उन्होंने. एंड नाउ आपने इसी के अराउंड यू हैव टू थिंक कि आपके जो एग्ज़ाम क्वेश्चंस हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं, दे विल बी अराउंड द सिमिलर एग्जाम्पल. अब हो गई बात ये तो कि नॉर्मल टैक्स पीरियड होता है 30 जून, मुझे चाहिए था 1 अक्टूबर से. तो चलो अच्छा हुआ, एक तो ये फ़ायदा भी हो गया कि रिड्यूस टैक्स रेट मिल जाएगा, मुझे टाइमिंग का एडवांटेज मिल जाएगा, मुझे थोड़ा सा मज़ीद टाइम मिल जाएगा, मेरी फाइलिंग डेट आगे चली जाएगी. और ये भी मैं समझूं क्या कि मुझे ये भी फ़ायदा हो जाएगा कि मुझे 3 जुलाई अगस्त सितंबर 3 महीने का टैक्स मुझे माफ़ हो जाएगा. नेवर, ऐसा नहीं होगा. एफबीआर की आइज, जिसने भी टैक्स रूल्स बनाए हैं उसकी आंखें हर जगह हैं. सो वो कह रहे हैं कि जी wherever a tax year of a person changes by order of a commissioner of income tax either from normal to special or vice versa, the period between the end of the last tax year. Oh, you have another class starting in 5 minutes. Acha, the end of the tax year prior to change and the date on which the change commences shall be treated as the transitional tax year. So, अगर कोई ये सोच रहा था कि आई डूइंग दिस, जैसे ही मैं बनूंगा कहीं का एडवाइज़र, सो आई ऑल्सो गिव हिम अ चांस कि देखो तुम्हारे ये 3 महीने फारिग हो गए. सो नो, यू कैन नॉट गिव दैट. उसके लिए एक ट्रांजिशनल टैक्स ईयर होगा. एंड उसके लिए आई वॉन्ट यू टू टेल मी कि उस ट्रांजिशनल टैक्स ईयर का टैक्स पीरियड क्या होगा. वो जो 3 महीने हैं उसके लिए कौन से टैक्स ईयर के रेट्स इस्तेमाल होंगे. फॉर इंस्टेंस अब नॉर्मल से स्पेशल होने जा रहे हैं 3 महीने. जुलाई अगस्त सितंबर, ये 3 महीने थे. ठीक है, उसके लिए वो एक स्पेशल रिटर्न बना रहे हैं ट्रांजिशनल टैक्स ईयर की. ठीक है, 1 अक्टूबर से लेकर अगले साल का 30 सितंबर. तो आई थिंक हिरा थी यहाँ पर जिन्होंने बहुत अच्छे से बताया कि भाई आप अगले साल का वो लें तो वो दैट विल बी टैक्स ईयर. अगर 2026 की हम बात करते चले जा रहे हैं तो वो अगले साल का टैक्स ईयर 2028 बनेगा. गेटिंग माई पॉइंट कि जो 1 सितंबर 2026 से लेकर जो आपका जाएगा 31 अगस्त तक बनेगा, तो दैट विल बी टैक्स ईयर 2028 गाइज. तो वो जो 3 महीने हैं उसके ऊपर टैक्स रेट कौन सा अप्लाई होगा, किसी का है आइडिया कि कौन से टैक्स ईयर का चलेगा. सेम लाइक STY, स्पेशल टैक्स ईयर. क्या सेम लाइक स्पेशल टैक्स ईयर, मैं टैक्स रेट्स की बात कर रही हूँ. हाँ, स्पेशल टैक्स ईयर. मैं ये पूछ रही हूँ कि वो जो ट्रांजिशनल टैक्स ईयर है उसका उसको टैक्स रेट कौन सा अप्लाई होगा. ओके, सेम लाइक स्पेशल टैक्स ईयर. ओके, यू मीन कि उसके आगे फॉलोइंग ईयर जो 2028 वाला था. आई गेट योर पॉइंट. ठीक है, ठीक है, ठीक हो गया, सही है. The normal tax year of ABC Limited was the period from 1st July 2025 to 30th June 26. On an application by ABC Limited, Commissioner granted approval to adopt special tax year. The period will be treated as transitional tax year. So ये जो एक्सरसाइज है, द रीज़न आई डेंट उसके ऊपर मैंने नहीं आपको कराया इज़ बिकॉज आप लोगों ने ये वाली एक्टिविटी तो बहुत दफ़ा की होगी. सो आई एंड फर्दर हमारा टैक्स ईयर वाला टॉपिक हैज़ बीन कंप्लीटेड. सो आई डोंट नो, मुझे इस नेक्स्ट क्लास का नहीं आइडिया क्योंकि इन लोगों ने मुझे 8:15 तक का टाइम दिया हुआ है. एंड लेट्स सी, ये क्लास जो है 8:15 पे शुरू होती है या 8 o'clock शुरू होती है. आई जस्ट गॉट नोटिफिकेशन के सर प्रीमल सर सज्जाद जो हैं उनकी क्लास स्टार्ट होनी है. सो लेट्स सी, हिल आई थिंक मैसेज अगैन अगर ये होनी हुई तो. ठीक है.
लेट्स जस्ट कंटिन्यू विद पर्सन्स। और पर्सन्स के बाद हम कल थोड़ा सा रह जाएगा हमारा रेजिडेंशियल स्टेटस, एंड देन इंशाल्लाह ऑन थर्सडे आई विल शेयर द प्लानर विद यू गाइस। ठीक है, विद द along with the question bank, because I think आप लोगों के जो पूरा बैच है they need more practice as compared to concepts, because all the students who approached me आफ्टर द क्लास दे मतलब मुझे नहीं, रीज़न यही होती है कि लैक ऑफ प्रैक्टिस होती है, आउट ऑफ और बर्डन होता है, आप लोग इतना टायर्ड हुए हुए होते हैं, आप लोगों ने इतने ज़्यादा एग्जाम्स उठाए हुए होते हैं। सो इंशाल्लाह यू ऑल आर गोइंग टू डू गुड, और मैं आप लोगों की यही असिस्ट कर सकती हूँ कि आप लोग मेरे साथ बैठकर प्रैक्टिस करें। आई विश कि आप लोग सब अपने पास रजिस्टर्स रखेंगे। मेरा मकसद यही था कि आप लोग जो हैं वो अपना रखेंगे अपने पास, कोई हार्ड बुक होगी आपके पास, या एटलीस्ट आई कैप की बुक हो, बिकॉज लास्ट डे पे, द लास्ट डे ऑफ योर एग्जाम, उससे पहले आपने कुछ नहीं करना होता, जस्ट हैव टू स्किम थ्रू योर ओन नोट्स। नया कॉन्सेप्ट आप कोई डेवलप नहीं कर सकते, तो इट्स जस्ट द हाईलाइटिंग दैट इज गोइंग टू हेल्प। और इवन पेपर के दौरान भी व्हाट कम्स टू योर माइंड। सर प्रीमल की कौन सी क्लास है? आई थिंक पीआरसी, बेटा उन्होंने पीआरसी की क्लास का मुझे आया था नोटिफिकेशन। अच्छा। Okay. Okay. So let's just for these 15 minutes, I just want to take the advantage, और मैं थोड़ा सा आपके साथ पर्सन की डेफिनेशन, आई नो बोरिंग हो जाएगा बिकॉज कल भी हमने थोड़ा सा किया था, बट आई वांट टू गो इन अ लिटिल मोर डिटेल विद यू, जस्ट बाय शेयरिंग अ फ्यू प्रैक्टिकल एग्जांपल्स। अगर मैं आपका शायद कॉन्सेप्ट, इसमें रिकॉर्डिंग शेयर होती है यूट्यूब पे? नो बेटा, रिकॉर्डिंग अभी नहीं, इंशाल्लाह जब प्रैक्टिस करेंगे तो करेंगे, बिकॉज अभी मेरे साथ ना the system is not handy, I'm not handy with the system, तो I don't think so ये वाले लेक्चर्स जो हैं कोई इतने डिटेल हैं कि ये यूट्यूब पे जाएंगे। अच्छा, आई थिंक गोइंग फॉरवर्ड जो प्रैक्टिस होगी तो दैट विल गो देयर। ठीक हो गया। सो लेट्स जस्ट टेक द एडवांटेज, जब तक वो हमें अप्रोच नहीं करते। यस्टरडे ही मैसेज, मैम थैंक्स फॉर सच एन एफर्ट फॉर अस। नो, यू आर वेलकम, दिस इज़ माई जॉब, नो प्रॉब्लम। अच्छा, इसमें क्या है जी कि पर्सन की डेफिनेशन हमने कल पढ़ी थी कि पर्सन में कौन लोग आएंगे। सो जैसे कि एन इंडिविजुअल कौन हो सकता है? यू, मी, एनी वन, एनी लिविंग बींग। फिर आएगी कंपनी, दे हैव द डेफिनेशन ऑफ कंपनी इन द बिलो पैराग्राफ्स एज वेल। फिर उसके बाद क्या है? एओपी, वो भी पर्सन है। फिर क्या कह रहे हैं कि कंपनी एओपी फॉर्म्ड, ऑर्गेनाइज्ड और इस्टेब्लिश्ड इन पाकिस्तान और एल्सवेयर। पाकिस्तान की बनी में कॉन्स्टिट्यूटेड कंपनी हो या पाकिस्तान से बाहर की कंपनी हो, और वो अगर पाकिस्तान में आ जाएगी अ, तो फिर हमारे लिए टैक्स में वो ज़रा कि चलो आ गया कुछ कि जिस पे हम टैक्स लगाएंगे। द फेडरल गवर्नमेंट, फॉरेन गवर्नमेंट, पॉलिटिकल सब डिवीजन ऑफ अ फॉरेन गवर्नमेंट, और पब्लिक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। सो हमने ये चार चीज़ें कल डिस्कस की थी। फॉर दो स्टूडेंट्स, आई डोंट नो सब वो वाले हैं या कोई नया बचा है। सो आई वुड वॉन्ट यू टू मेक एन एफर्ट, ताकि आप सब जाग जाएं जो बोर हो रहे थे। थोड़े से कम टू द चैट बॉक्स एवरीवन। आप लोग मुझे बताएं, युसरा को बताएं कि एनी शेयर एनी एग्जांपल ऑफ अ पॉलिटिकल सब डिवीजन ऑफ अ फॉरेन गवर्नमेंट। हिरा इज आल्सो न्यू। चलें सब, जो एनीवन, हुजैफा, आई थिंक इफ ही इज स्टिल हियर, हुजैफा, मुझे बताएं, शेयर एन एग्जांपल ऑफ अ पॉलिटिकल सब डिवीजन ऑफ अ फॉरेन गवर्नमेंट। शराजी भी नहीं हुआ। सो बेटा कल हमने इतना ज़्यादा तो नहीं डिस्कस किया था, इसमें यही एग्जांपल्स शेयर की थी कि भाई एक इंडिविजुअल में कौन हो सकता है, एनी लिविंग पर्सन। फिर उसके बाद कंपनी है, एओपी है, फॉर्म्ड इन पाकिस्तान और आउटसाइड पाकिस्तान। फेडरल गवर्नमेंट में हमारी अभी एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट जो है, जो कैपिटल में बैठती है, फिर फॉरेन गवर्नमेंट है, यानी कि अगर चाइना के साथ कोई हमारी ट्रेड होती है, हमारी इंडिया के साथ, एनी एनी अदर नेबर, एनी कंट्री अक्रॉस द ग्लोब, तो वो हमारे लिए फॉरेन गवर्नमेंट, हम उसे इस तरह आइडेंटिफाई करेंगे। पॉलिटिकल सब डिवीजन ऑफ अ फॉरेन गवर्नमेंट, मैंने कल एग्जांपल दी थी of UAE, United Arab Emirates. That's a government उनकी, but they have political subdivision, आप उसको कहते हैं यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। they have Dubai, they have Sharjah, they have Abu Dhabi, they have Ajman, they have, I think there are five or I don't know the actual count. So that is a political subdivision of a foreign government. Brazil है,
एंड देयर मेमार है, आई कांट इवन थिंक ऑफ एनी, क्योंकि हमारा ज़्यादा जो है एक्सेस ही मिडल ईस्ट तक ही है। तो आप लोगों के लिए एग्जांपल भी यही है। ब्राज़ील में इसी तरह दे ऑपरेट, उनकी फर्दर सब स्मॉल स्टेट्स हैं। फिर अब आप यूनाइटेड स्टेट्स में जब आप कोई आप अगर कोई सर्विसेज दें उधर, आप एज एन अकाउंटेंट भी उनको कोई सर्विसेज दे रहे हो, दे टेल यू टू फाइल अ फॉर्म। उनका एक फॉर्म होता है 1097, or I can't recall the number of that form right now. You have to file two forms. You have to file one form to the state, to the federal government, and then you have to file a form to that particular state. जैसे वहाँ पर फ्लोरिडा है, आप फ्लोरिडा के रूल्स के हिसाब से उनको अलहदा से एक फॉर्म सबमिट करते कि भाई हम आई एम नॉट अ रेजिडेंट है, सो प्लीज़ मेरा आप टैक्स विदहोल्ड ना करें। सो इस तरह की लिटिगिटीज़ होती हैं। तो उनकी आपको सिर्फ गवर्नमेंट को ही नहीं है, लेकिन यहाँ पर पाकिस्तान में तो आई थिंक इट्स ओनली द फेडरल स्टेट, हमारे सर्विसेज में अभी प्रोविंशियल स्टेट्स का इतना नहीं है। देन देयर पब्लिक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस की एग्जांपल में था जी, आप लोगों में से किसी ने शेयर किया था WHO, और फिर उसमें आती है यूनाइटेड नेशंस आती है, मज़ीद डोनर ऑर्गेनाइजेशंस आती हैं, गावी एंड एवरीथिंग, दे आर पब्लिक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। आप लोग इंशाल्लाह जब सेल्स टैक्स के स्केड्यूल्स पढ़ेंगे तो वहाँ तो बहुत बड़ी लिस्ट दी हुई है उन्होंने। बट आई डोंट थिंक सो दे आर पार्ट ऑफ इट, दे आर द पार्ट ऑफ योर सिलेबस के आपने वो पढ़ना है। ठीक है, एसोसिएशन ऑफ पर्सनस को उन्होंने ज़्यादा यहाँ पर डिफाइन किया, जो यहाँ पर कॉलम इस बुलेट में इन्होंने डिफाइन किया है। एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स को उन्होंने बताया क्या है, एक फर्म है। फर्म क्या होती है, आप लोग सुनते होंगे कि जी आर्टिकल्स करने हैं, फर्म में जाना है। फर्म का क्या स्ट्रक्चर होता है, फर्म का स्ट्रक्चर होता है, दे आर फाइव वन, एक एक चार्टर्ड अकाउंटेंट भी अपनी फर्म ही कैन रजिस्टर विद आई कैप। फिर उसके बाद दो पार्टनर्स होते हैं, तीन पार्टनर्स होते हैं। तो इट्स एन ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म बाय इंडिविजुअल्स जो अपने प्रॉफिट्स को शेयर करना चाहते हैं। ठीक है, कोई आप लोग तीन आईटी पर्सनल हैं, तीन सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं, वो तीनों जो हैं वो एक पार्टनरशिप करते हैं। तीनों के क्लाइंट्स आते हैं, वो फॉरेन सर्विसेज दे रहे होते हैं पाकिस्तान से बाहर, पाकिस्तान के अंदर कोई सॉफ्टवेयर डेवलप करके देते हैं। तो वट एवर दे अर्न फ्रॉम इट दे डिवाइड। ठीक है, उनकी रेशो होती है। आप लोगों ने तो बहुत अच्छे से अभी बहुत रिसेंटली पढ़ा होगा अकाउंटिंग प्रॉफिट्स का डिवीजन। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, इसका नाम अभी तक हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली ही चल रहा है, बिकॉज हमारा तो, और कंपनी में, मैम फर्म और कंपनी में क्या फ़र्क होता है, कंपनी इज़ रजिस्टर्ड विद SECP, और फर्म का अपना रजिस्ट्रार, उसकी रजिस्ट्रेशन में दोनों का फ़र्क होता है। दोनों की फिर फर्दर अगर हम सिर्फ इनकम टैक्स के उससे बात करें तो टैक्सेशन में डिफरेंस होता है, उनके स्ट्रक्चर में डिफरेंस होता है, उनकी फाइलिंग में डिफरेंस होता है। अब कंपनी कौन सी टाइप की कंपनी है, उसने कौन कौन से फॉर्म सबमिट करने होते हैं टू SECP, गाहे बगाहे उन्होंने फॉर्म सबमिट करने होते हैं। फर्म जो होती है उसकी अपनी फाइलिंग के रूल्स होते हैं, उसकी अपनी फाइलिंग के फॉर्म्स अलग होते हैं AOP के। ठीक है, सो वो आप लोग जब जो बिजनेस लॉ का सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं ना, वो उसके लिए ज़रूरी है। अगर मैं आपको अभी उसका थोड़ा सा हिंट देना शुरू करूंगी तो आप लोग प्लीज़ उससे ये मत समझिएगा दिस इज़ गोइंग टू बी टेस्टेड इन इनकम टैक्स। ठीक है, ये जस्ट फॉर क्लैरिटी है। एनी आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन एंड एनीबडी ऑफ and anybody of persons formed under a foreign law but does not include a company। ठीक है, कोई भी आपकी किसी बाहर की लॉ के हिसाब से आप लोग एक आप लोग AOP बनाएं। ठीक है, और उसको उस स्ट्रक्चर ऑफ बिजनेस को, स्ट्रक्चर ऑफ पार्टनरशिप को अंडर एनी फॉरेन लॉ आप लोग चल रहे हैं। जैसे यहाँ पर बैठकर लोग कोई बिजनेस करते हैं विच इज़, उसका पाकिस्तान में कोई यू नो अब जैसे आपकी क्रिप्टोज हैं। ठीक है, कितना अरसा तक पाकिस्तान में उसका कुछ था ही नहीं, बट पीपल वर ट्रेडिंग हेयर। ठीक है, बट दे वर वर्किंग फॉर एन अदर बाहर के उस पे कर रहे थे, बट उनके प्रॉफिट्स अगर यहाँ पाकिस्तान में रिसीव होते होंगे तो वो टैक्स होते होंगे ना। सो खैर वो तो बाहर के लॉ के हिसाब से था। एनीवे, फिर उसके बाद फर्म, आप लोगों ने पूछा एनी पर्सन, इट्स नॉट जस्ट चार्टर्ड अकाउंटेंसी फर्म्स, any relation between persons who have to share profits of a business carried on by all or any of them acting for all। ठीक है, फिर है बोर्ड। बोर्ड क्या है,
सेंट्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू इस्टेब्लिश्ड अंडर सेंट्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू एक्ट 1924, यानी कि पाकिस्तान से बनने से पहले वाला। हम ऊपर वाला पॉइंट रिपीट कर दें। एओपी, इसमें यू जस्ट नीड एन अंडरस्टैंडिंग कि ये आप ये इस वक्त को समझाने का मकसद ये है कि आपको क्वेश्चन आ जाता है कि हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली एबीसी लिमिटेड, ठीक है, एबीसी लिमिटेड, सॉरी लिमिटेड तो नहीं लगेगा उसके साथ, एन एंटिटी एबीसी, हिंदू ब्रैकेट में लिख दे वो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। आपको पीछे वो स्केड्यूल में पेपर के एंड पे उसने रेट्स दे दिए एओपी के। तो आप कैसे, आप उसके लिए कौन सा टैक्स रेट आप ब्लैंक छोड़ाएंगे? नहीं, उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि दिस फॉल्स अंडर एओपी, और एओपी का जो रेट है वो इस टेबल के अंदर दिया हुआ है। ठीक है, ये जो मैं अभी आपको करा रही हूँ इसका मकसद सिर्फ और सिर्फ इन फ्यूचर आपको यही होता है कि आपको पता हो, अगर फर्म लिखा हुआ है तो आप कंपनी का रेट ना लगा कर आ जाएं पेपर सॉल्व करते हुए। अगर यहाँ पर हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली लिखा है तो आप सैलरी क्लास के टैक्स रेट्स ना लगा कर आ जाएं। उसी लास्ट पेज के अंदर जहाँ एओपी का टैक्स रेट लिखा होगा वो टैक्स रेट लगाने हैं। यहाँ पर मेरा मकसद आपको कोई यहाँ पर इसकी तशरीह करना, कोई समरी बताना, कोई पैराग्राफ लिखवाना नहीं है। मेरा मकसद ये है कि आप लोगों को ये चीज़ क्लैरिटी हो कि जब व्हेन यू विल बी सॉल्विंग द क्वेश्चंस, वहाँ पर हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के लिए कोई कंफ्यूज ना हो रहा हो कि मुझे सैलरी का लगाना चाहिए या मुझे इस वक्त यहाँ पर कैपिटल गेन्स वाला रेट लगाना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है। देन कम्स बोर्ड। अब सेंट्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू और फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में क्या फ़र्क है? सेंट्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू पाकिस्तान में था 2007 से पहले पहले तक, जब तक ना इसका नाम सेंट्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू था अंडर 1924। फिर फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू एक्ट 2007 आने के बाद दिस बिकेम फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू इस्टेब्लिश अंडर सेक्शन 3। इसको फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू नाम भी चेंज कर दिया, और इसकी ज़रूरत क्यों थी? टू मेक इट कंप्यूटराइज्ड, टू मेक इट डिजिटल। ठीक है, तो उन्होंने फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू एक्ट बनाया और फिर उन्होंने उसका नाम भी फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू रख दिया। अभी आप मूवीज़ देखें, ड्रामास देखें बाहर की कंट्रीज में, दे स्टिल से सेंट्रल सेंट्रल बैंक कहते हैं, लेकिन हम लोग स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान कहते हैं। सो दिस इज़ हमारे, क्योंकि बाहर का लॉ चल रहा था पाकिस्तान में, सो दे माइट बी यूजिंग दैट टर्मिनोलॉजी, लेकिन फिर बाद में इन्होंने इसको, रीज़न क्या था कि ये क्यों आया एक्ट 2007 का? द रीज़न वाज टू कंप्यूटर टू मेक इट कंप्यूटराइज, इसको सबको डिजिटल करें। पहले ये सब फॉर्म्स जिस तरह हम लोग हाथ से, अभी जब हम सॉल्व करेंगे तो पूरी जो स्केड्यूल जो फॉर्म्स थे वो आपको प्रिंटेड मिलते थे, आप हाथ से फिल करते थे, एरर्स होते थे, मिस्टेक्स हो जाती थी लोगों से, फॉर्म गलत फिल हो जाते थे, यूज टू बी हेफ्टी, और फिर वही सारा जो रेड टेपिज्म था, इधर से जा रही है फाइल, उधर उधर क्लोज ही नहीं हो रही, असेसमेंट ही नहीं कंप्लीट हो चुक रही। सो इन रीजंस को अवॉइड करने के लिए जो बेनिफिट्स होते हैं वो आपके फर्स्ट 3 चैप्टर्स में आई बिलीव आप लोग काफ़ी डिटेल में पढ़ेंगे, पढ़ा ही होगा पहले भी, और इंशाल्लाह वील आल्सो कवर इट नाउ। कंपनी, ये आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। इससे रिलेटेड आपको जो है, अभी तो आई डाउट कोई क्वेश्चन होगा, बिकॉज आई थिंक कंपनी की टैक्सेशन डजंट इज़ नॉट इन योर सिलेबस। लेकिन आई एम राइट? गाइस प्लीज करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। कंपनीज की टैक्सेशन इज पार्ट ऑफ योर सिलेबस और नॉट? नो ना। सो कंपनी को इतना लेकिन आप एओपी, आपको सबको पता होना चाहिए कि एओपी में क्या फॉल करता है। ठीक है। अब अगर एनजीओ का कोई क्वेश्चन, इट्स हाईली अनलाइकली आए आपको, बॉडी कॉर्पोरेट फॉर्म, यही कंपनी की यही डेफिनेशन जो है वो कंपनी लॉ में भी है। तो आप लोग आई थिंक कंपनी लॉ नहीं पढ़ते इन इनिशियल लेवल्स, दैट इज़ पार्ट ऑफ योर फाइनल एग्जाम। कंपनी की डेफिनेशन यहाँ पर ट्रस्ट भी उन्होंने बताया कि दिस पार्ट ऑफ कंपनी, पब्लिक कंपनी। सो बट पब्लिक कंपनी की डेफिनेशन इज़ इम्पॉर्टेंट टू रिमेंबर, क्योंकि वो इसमें आपसे सोर्स ऑफ इनकम के ऊपर बहुत क्वेश्चन करते हैं। ऐसा ही है ना? आपका रेजिडेंशियल स्टेटस गेज करने के लिए कि आप इसको रेजिडेंट कंसिडर करेंगे या नहीं, इस इंडिविजुअल को या इस कंपनी को,
इस तरह का क्वेश्चन मैंने देखा है आप लोगों का, जो मैं पास्ट पेपर एनालिसिस कर रही हूँ उसमें आई थिंक आई हैव सीन अ क्वेश्चन लाइक दिस. सो you need to have a good eye on the definition of public company. एंड ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, व्हाट इज़ अ प्राइवेट कंपनी, अ कंपनी विच इज़ नॉट अ पब्लिक कंपनी. ये तो आप लोगों ने ज़रूर याद करना है, ठीक है. और लेकिन आपने समझना ज़्यादा जो है वो इसको है, बिकॉज आई बिलीव आई हैड सीन अ क्वेश्चन अराउंड दिस. अच्छा, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आई थिंक नहीं आते. अभी हम आईटी एनेबल्ड सर्विसेज की टैक्सेशन पे मैं बात कर रही थी कि ये फर्म की तरह बनते हैं एंड इनको बहुत ज़्यादा रिलैक्सेशन भी थी. इसको आप समझना चाहते हैं तो आई कैन एक्सप्लेन. वी हैव ओनली 1 मिनट टू एंड द क्लास. इसमें आईटी एनेबल्ड सर्विसेज में क्या है, इनबाउंड एंड आउटबाउंड कॉल सेंटर्स जो हमारे हैं, कॉल सेंटर्स पाकिस्तान में, इट्स अ वेरी ह्यूज बिजनेस. पीपल गेट दोज असाइनमेंट्स एंड दे डू इट एंड दे अर्न रियली वेल. मेडिकल ट्रांसक्रिप्शन बिलिंग, वहाँ के जो हॉस्पिटल्स हैं वो लोग कैश बेसिस पे नहीं चलते, दे वर्क ऑन, अमेरिका की मैं पर्टिकुलरली बात कर रही हूँ, तो वहाँ पर इंश्योरेंस कार्ड्स होते हैं आपके पास. और इंश्योरेंस कार्ड्स में इसका इसका पूरा वो टीडियस सा काम होता है, दे टाइप इट एंड दिस इज़ ऑल्सो कंप्लीट बिजनेस. यहाँ पर बहुत सी मेडिकल ट्रांसक्रिप्शन बिलिंग के नाम से कंपनीज पाकिस्तान में हैं जो दे वर्क फॉर कॉल सेंटर्स. भी अमेरिका का ये ह्यूज बिजनेस, मेडिकल ट्रांसक्रिप्शन ह्यूज बिजनेस फ्रॉम रिमोट मॉनिटरिंग. ये आप बैठे हुए यहाँ पर हैं लेकिन आप मॉनिटर कर रहे हैं टेलीकॉम का कोई टावर विच इज़ बेस्ड इन यहाँ पर. मतलब मैं अगर आपको आप लोगों की सिटी की एग्जांपल दूँ, आप लाहौर में बैठे हुए हैं एंड आप मॉनिटर कर रहे हैं कोई टेलीकॉम टावर है. इस वक्त आप लोगों के करीब कौन सा शहर है, गुजरांवाला के किसी टेलीकॉम टावर को आप मॉनिटर कर रहे हैं, तो देयर आर रिमोट मॉनिटरिंग सिस्टम्स. ये एक पूरा बिजनेस है पाकिस्तान में. ग्राफिक डिज़ाइनिंग, ये तो आप सबको पता है. अकाउंटिंग सर्विसेज, बुक कीपिंग सबसे बेसिक, टैक्सेशन सबसे बेसिक, ये आप आईटी के थ्रू पाकिस्तान से बाहर ये सर्विसेज दे रहे हैं. रिमोट मॉनिटरिंग, अमेरिका में बैठी हुई एक कंपनी आपको बता रही है कि आपका ये वाला टेलीकॉम टावर जो है यहाँ पर और इस वक्त इट्स ऑफलाइन. अच्छा, एचआर सर्विसेज, हायरिंग की सर्विसेज, आप यहाँ बैठकर पूरे पाकिस्तान में देर आर सो मैनी कंपनीज, उन्होंने हायर किए हुए लोग जो कॉल कर जिन्होंने सिर्फ रखा हुआ है कि दे हैव गिवन यू लिस्ट ऑफ इंडिविजुअल्स कि आप स्कैन करें, आप लिंक्डइन घूमें छाने इन लोगों को और हमें इंजीनियर्स फाइंड करके दें. यू आर कॉलिंग, यू आर कोल्ड कॉलिंग पीपल कि आप इंटरेस्टेड हैं. एचआर सर्विसेज, उसमें पेरोल भी बना कर देते हैं फिर एचआर वाले, उनका पूरा बताते हैं कि इसकी जो एजुकेशन हिस्ट्री है उसका सारा करते हैं. टेली मेडिसिन सेंटर्स, डेटा एंट्री ऑपरेशन, they are all IT enabled services and they do exist in Pakistan. It's not कि कोई data centers, अभी तो आप लोगों को बहुत खबरों में आया भी होगा कि किस कंट्री के data centers किस कंट्री में थे और वो उड़ गए. सो इंश्योरेंस क्लेम प्रोसेसिंग, इन सब का जो एक तो होता है ऑपरेशनल काम, जो असल सोल काम होता है कि क्लाइंट लेकर आना करना, लेकिन असल में बैक ऑफिस में आप क्या काम करवा रहे हैं उस सब को आपने जो है आउटसोर्स कर दिया एंड वो पाकिस्तान में हो रही है. उसके लिए इंटरनेट का होना बहुत ज़रूरी है, आईटी एनेबल्ड सर्विसेज. सो दिस इज़ अ ह्यूज बिजनेस. परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट, परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट क्या होती है, आप लोग कैसे आइडेंटिफाई करेंगे परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट में और एक कंपनी में क्या फ़र्क होता है. परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट जो होती है वो भी एसईसीपी में ही रजिस्टर होती है लेकिन उसका फॉर्मेट बिल्कुल अलग है. इट्स नॉट अ कंपनी. मैं एग्जांपल दे रही हूँ, आप लोग नोट कर लें अपने पास. सिटी बैंक, इट्स अ वेरी फेमस बैंक जो पाकिस्तान में 1960s से है एंड वो आज तक काम कर रहे हैं एज अ परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट. परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट की टैक्सेशन डिफरेंट होती है, कंपनी की टैक्सेशन बिल्कुल डिफरेंट होती है. तो परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट के रेट्स भी डिफरेंट होते हैं. ठीक हो गया. ब्रांच, प्लेस ऑफ मैनेजमेंट, ब्रांच, ऑफिस, फैक्ट्री, वर्कशॉप. इसमें मैंने अपने पूरे जो है सीए की उसमें जो एग्जांपल जो है वो वेरी फेमस, इट्स सिटी बैंक. आई थिंक नाउ शेल, सिंस वो पाकिस्तान से चला गया तो आई थिंक वो भी अपना जो है उसने चेंज किया. आई आई हैव टू कंफर्म. माइन, ऑयल, गैस, क्वेरी और अदर प्लेस ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ नेचुरल सोर्सेज. आपकी विंड मिल्स हैं कराची में, आपका यहाँ पर कोल माइनिंग का बिजनेस है कराची सिंध में, तो वहाँ पर दे हैव परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट. बिल्डिंग साइट कंस्ट्रक्शन, यहाँ पर इतनी बड़ी बड़ी सऊदी कंपनीज आती हैं फॉर कंस्ट्रक्शन, वो इतना मशीनरी लेकर आते हैं, इंट्रोड्यूस कराते हैं. ये क्या हो गया, इंट्रोड्यूस कराते हैं यहाँ पर मशीनरी लेकर आते हैं पाकिस्तान में. तो आई थिंक द अदर क्लास इज अबाउट टू स्टार्ट गाइज. सो आई जस्ट एंड इट हेयर. परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट में अगर आप लोगों में से किसी को चाहिए हो इनकी एग्जाम्पल्स
So you can connect with me. I'll try to, put a little, no dear, I'm left with my case study. तो अच्छा, बिल्डिंग साइट कंस्ट्रक्शन असेंबली और इंस्टॉलेशन प्रोजेक्ट। अभी एक बड़ा एग्जांपल है इसकी, सी पैक। चाइनीज़ ने जो हमारे लिए रोड बनाई है आकर, उन उसका फ़ायदा क्या हुआ है हमें। अगली क्लास किस, इस क्लास से क्या लिंक है। अगली क्लास का आई डोंट नो, बिकॉज उनका ओवरलैप हो रहा है ना, वो 8:15 शुरू हो जाती है, सो आई हैव टू एंड दिस क्लास। ठीक है। सो आई डोंट नो, इसके अंदर का बस कुछ ही रह गया परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट में का। एक ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये जो है, ये जो कंस्ट्रक्शन कंपनीज हैं, ये जो आती हैं पाकिस्तान में कोई साइट वगैरह बनाती हैं, वो परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट अगर वो 90 डेज उससे कंटिन्यू करें पीरियड, 90 डेज और 12 मंथ्स, अगर वो उससे पहले ही चली जाती हैं तो आई बिलीव उनको परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट बनने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। हाँ ओके। ये भी नहीं नीचे जा रहा। सो आई विल जस्ट एंड इट हियर। आई थिंक सर ने भी ज्वाइन करना होगा, उनकी क्लास है। सो इंशाल्लाह आप लोगों ने सेशन के लिए मांगा, पूछा था कि आप लोगों को चाहिए वो प्लानर। सो आई विल ट्राई टू शेयर द प्लानर ऑन व्हाट्सएप ग्रुप आफ्टर टुमारोज क्लास। ठीक है, कल भी क्लास आपको थोड़ा सा बोर होना पड़ेगा टू हेयर ऑल दिस ड्राई स्टफ, बट थोड़ा सा मेरा टेम्पो बन जाए, देन आई विल। ओके। कशफ टू एवरीवन, व्हाट आर यू सेइंग। अगली क्लास उनकी, आप सीए क्वालिफाइड। नो, आई जस्ट मेंशन आई एम लेफ्ट विद माय केस स्टडी। अगली क्लास का इस क्लास से क्या लिंक है मैंने बता दिया ना, मेरी वो क्लास नहीं है, वो एक और सर है उनकी क्लास है, एंड इट स्टार्ट्स एट 8 का आ रहा था। आई जस्ट एंड इट here and we'll connect. See you guys. Bye bye. And I'll connect with you guys on WhatsApp. आपसे मैं चेक करती रहूँगी आप लोगों की कैसा प्रोग्रेस रही है। ओके, बाय बाय।